क्या भारत चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है? क्या भारत चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? सब कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो आपको तो पता ही है कि भारत और चीन दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। हम अक्सर लोगों को इन दोनों की तुलना करते हुए देखते हैं, चाहे वो सैन्य तुलना हो, आर्थिक तुलना हो या कोई अन्य पहलू। दोनों देशों की अलग अलग क्षमताएं हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि चीन दुनिया की एक तरह की फैक्ट्री है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या विदेशी निवेशक अपने कारखाने लगाने के लिए भारत पर भरोसा कर सकते हैं? और क्या भारत चीन की तरह निर्माण कर सकता है? खैर, भारत और चीन कुछ सबसे पुरानी सभ्यताओं में से हैं। पश्चिम में औद्योगिक क्रांति से पहले भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थीं। लेकिन औपनिवेशिक काल में दोनों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा था। और इसी वजह से उत्तर औपनिवेशिक काल में भारत और चीन दोनों ही पश्चिमी शक्तियों और उनके पूंजीवाद को बहुत संदेह की दृष्टि से देखते थे, और यह उन्हें यूएसएसआर की तरह ही समाजवादी आर्थिक संरचना का पालन करने के लिए प्रेरित करता था। वहीं ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और हांगकांग जैसे कुछ पूर्व एशियाई देशों की आर्थिक वृद्धि में तेजी देखी गई। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया और अपने सस्ते श्रम का इस्तेमाल कम लागत वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए किया, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। खैर, चलिए वीडियो में वापस आते हैं। चीन ने अपने पड़ोसी देशों के विकास को देखा और उसे अपनाने लगा। 1979 में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली और उसके बाद देश में विदेशी निवेश की बाढ़ आ गई। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ा तक सब कुछ चीन में बनने लगा। पश्चिमी बाजार चीनी उत्पादों से भर गए, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारी मुनाफा हुआ और चीन दुनिया का कारखाना और दुनिया का विशाल निर्यातक बन गया। औसत के साथ प्रति वर्ष 10% की वृद्धि दर से चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। यूएसएसआर के पतन के बाद, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, भारत ने यह भी महसूस किया कि वो अपने आर्थिक विकास के लिए अपनी समाजवादी नीतियों को कायम नहीं रख सकता। इसलिए 1991 में भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया। अपनी अर्थव्यवस्था के खुलने के बाद भारत निर्यात केंद्र भी बन गया। लेकिन भारत जो निर्यात कर रहा था, वो सस्ते विनिर्माण सामान नहीं बल्कि उच्च कुशल आईटी सेवाएं, जैसे सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग था। आज आईटी उद्योग 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 8% हिस्सा है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। फिर भी भारत में आईटी क्षेत्र के विपरीत निम्न स्तरीय विनिर्माण को वो गति नहीं मिली जिसकी आवश्यकता थी। आईटी क्षेत्र की नौकरियां ज्यादातर अंग्रेजी बोलने वाले और उच्च कौशल वाले लोगों तक सीमित है, और भारत की विशाल श्रम शक्ति को देखते हुए भारत को श्रम प्रधान उद्योगों की भी आवश्यकता है। भारत का सड़क और रेल नेटवर्क अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल नहीं खाता। माल की यात्रा के समय में अक्सर बहुत लंबी अवधि लगती है और बिजली की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं होती है। दूसरी ओर चीन बड़े बंदरगाहों और राजमार्गों, उच्च गुणवत्ता वाले श्रम और परिष्कृत रसद जैसे एकीकृत बुनियादी ढांचे की पेशकश करता है, जो सभी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संचालित सख्त समय सीमा को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। भारत की श्रम गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता चीन से बहुत पीछे है। चीन की बड़ी आबादी होने के कारण वे सस्ते मजदूर रख सकते हैं। भारत में भी यही स्थिति है, लेकिन चीन कौशल विकास पर ध्यान देता है, जिसकी भारत में कमी है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत की पहली पसंद नहीं होने का एक बड़ा कारण ये भी था कि भारत के कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते नहीं हैं। आधे से अधिक दशक के बाद भारत अभी भी अमेरिका, यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर बातचीत कर रहा है, और पिछले साल भारत ने आरसीईपी व्यापार समझौते से भी हाथ खींच लिया था। इसके कारण भारत प्रमुख वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ अच्छी तरह से एकीकृत नहीं है। फिर भी भारत सरकार ने इनमें से कई समस्याओं पर ध्यान दिया है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम्स के जरिए सब्सिडी दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेक्सटाइल तक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से लेकर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज तक भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उद्योगों को उदार सब्सिडी दे रहा है। और जैसे जैसे ये उद्योग बढ़ेंगे, भारत अपनी बढ़ती जनसंख्या का लाभ उठा सकता है, जो अगले दशक में चीन को पार करने के लिए तैयार है। जैसा कि आप जानते हैं, चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है
और इनकी जनसंख्या भी कम हो रही है। चीन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती उम्र बढ़ने वाली आबादी में से एक है। चीन में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी 2040 तक 28% तक पहुंचने का अनुमान है, और ये लंबी जीवन प्रत्याशा और घटती प्रजनन दर के कारण है। और आपको बता दें कि 2019 में चीन में लगभग 75% वृद्ध लोग हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर संचारी बीमारियों से पीड़ित थे। खैर, भारत की स्टार्टअप संस्कृति देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में भी मदद कर सकती है। वर्ष 2020 में 44 यूनिकॉर्न के साथ सबसे अधिक संख्या में भारतीय यूनिकॉर्न का जन्म हुआ, और आज भारत में इंटरनेट की पहुंच 60% तक पहुंच गई है, और सिर्फ 7 साल पहले यानी 2016 में ये केवल 27% थी। भारत में इंटरनेट की पहुंच की दर तेजी से बढ़ रही है। भारत में 2022 तक कुल 840 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग से न केवल स्टार्टअप बल्कि बड़े संस्थानों के साथ साथ छोटे व्यवसायों को भी मदद मिल रही है। तो क्या कुछ सरकारी सब्सिडी और डिजिटलीकरण विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होंगे? वैसे हमें ऐसा नहीं लगता। ऑटोमेशन और उद्योग 4.0 के कारण विनिर्माण के लिए केवल कम लागत वाले श्रम पर पूंजीकरण के चीन के तरीके भारत के लिए काम नहीं कर सकते हैं। भारत को व्यापार करने में आसानी के लिए व्यापक आधारित संरचनात्मक सुधार करने, अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करने और महत्वपूर्ण रूप से दुनिया के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को संशोधित करने के लिए बदलते भू राजनीतिक बदलावों का उपयोग करने की आवश्यकता है। चीन सस्ते उत्पाद क्यों बेच सकता है? इसका एक कारण ये है कि वे बड़े पैमाने पर उत्पादन में विश्वास करते हैं, जिससे उनकी प्रति यूनिट लागत कम हो जाती है और वे इससे मुनाफा कमा सकते हैं। भारत को ये तकनीक सीखनी चाहिए। पिछले वर्षों में चीन ने अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार किया है। उन्होंने कई शिक्षा सुधार शुरू किए हैं, लेकिन भारत में कोई भी शिक्षा प्रणाली पर ध्यान नहीं देता है। चीन की साक्षरता दर बहुत अधिक है। 2018-2021 के बीच चीन की साक्षरता दर वर्ष 2021 में सबसे अधिक और वर्ष 2018 में सबसे कम थी। 2022 में साक्षरता दर 99.83% तक पहुंच गई। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर 77.7% है। भारत में हर कोई नौकरी करना चाहता है और कोई अपना खुद का व्यवसाय नहीं खोलना चाहते हैं, तो कमजोर नौकरशाही व्यवस्था बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन चीन इसके विपरीत है। वे व्यावसायिक संस्कृति को प्रेरित करते हैं और वे छोटे व्यवसायों को कई प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी विदेशी कंपनियां चीन से भारत आ रही हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी वाई कंपनीज शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाली वीडियो में कवर किया है कि क्यों विदेशी कंपनियां भारत आ रही है। उसे जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो में वापस आते हैं। भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है और इसमें एक प्रमुख विनिर्माण और निर्यात केंद्र बनने की क्षमता है। इसकी तुलना में भारत में एक बहुत छोटा विनिर्माण क्षेत्र है जो अभी भी विकसित हो रहा है। लेकिन भारत प्रयास कर रहा है और भारत विनिर्माण के लिए तेजी से आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। देश पहले ही भारत में कारखाने स्थापित करने के लिए एप्पल और सैमसंग जैसी प्रमुख कंपनियों को आकर्षित कर चुका है। अंत में भारत तेजी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का केंद्र बनता जा रहा है, जहां कई प्रमुख कंपनियां देश में परिचालन स्थापित कर रही हैं। इसने निर्माताओं के लिए भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित करने के अवसरों को और बढ़ा दिया है। भारत में सही निवेश और सरकार से समर्थन के साथ एक प्रमुख विनिर्माण बिजलीघर बनने की क्षमता है। अपनी बड़ी आबादी, कुशल श्रम और नवोन्मेषी अनुसंधान केंद्रों के साथ भारत वैश्विक विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और भाई लोग 97.5% लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।